चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस की डेफिनेशन वैसे तो आपको पता है। एटम में दो पार्ट्स होते हैं। सेंटर वाले पार्ट में जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फिल किए हुए हैं। हाँ, बाउंड्री कोई नहीं होती इसकी। ये तो हम वैसे दिखा देते हैं कि बाहर की तरफ एक बाउंड्री भी है, कि शायद यहाँ पे एक पॉलीथीन या एक बॉल की तरह बाउंड्री होगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये आपस में जुड़े रहते हैं। उसकी बात में बाद में करूंगा कैसे जुड़ते हैं ये। तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो ग्रुप है एटम के सेंटर पे, उसको न्यूक्लियस कहेंगे। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स ने रिवॉल्व करना है। तो ये डायग्राम तो टू द स्केल नहीं है। तो अगर मैं एग्जैक्टली जो मैंने सर्कल ड्रॉ किए अभी, आर्क्स, ये अगर एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट हैं, तो न्यूक्लियस जो है ना, वो जो मैंने अभी डॉट ड्रॉ किया, इससे भी छोटा होता है। वेरी स्मॉल पार्ट। जो पढ़ा हमने पीछे कि एटम में बहुत बड़ा पार्ट जो है खाली ही रहता है, और न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो वो एग्जैक्टली ये जो फिगर आपके सामने है अभी, अगर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज जो मैंने डॉट ड्रॉ किया एग्जैक्टली इससे भी छोटा है। ये भी मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, इससे भी छोटा साइज है। चलिए, तो पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जो है वो किसी की एटम के सेंटर पे वो मास है जहां पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इकट्ठे मिलेंगे आपको, और वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। और एटम का जो मेनली मास है वो न्यूक्लियस में ही पड़ा होता है। तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। ये फिगर आपके सामने है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, बाहर बाउंड्री कोई नहीं होगी बेटा। बाहर कोई ऐसा एनवेल्प, कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ जिसके अंदर इनको बंद किया गया है। तो ये इकट्ठे रहते हैं आपस में, सो कॉल्ड फोर्स थ्रू विच इनमें एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। उनको हम फोर्सेस को बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। वो भी अभी डिस्कस करेंगे आज ही, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का, जैसे तो आप जानते हैं सारा कुछ इसके बारे में, वो होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z यूज करेंगे इस चैप्टर में। और ऑब्वियस है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ओनली। हाँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करते हैं, तो फिर ये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो उसका डिस्कशन अभी करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में बेटा, वो डिस्कस होगा आज। अब एक है मास नंबर। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, जिसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का टोटल नंबर, उसको बोलेंगे मास नंबर। उसका सिंबल है ए। तो जब हमने अपने रिटन वर्क में ना न्यूक्लियस को शो करना है, दिखाना है, तो उसका सिंबल जो है, एक तो होगा कि वो एलिमेंट कौन सा है। क्लोरीन है, यूरेनियम है, या सोडियम है, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे। नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर यानी Z, कि कितने प्रोटॉन्स हैं उसमें। और ऊपर लिखा जाएगा मास नंबर A। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कार्बन का न्यूक्लियस दिखाना है, कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर हो गया 6। और उसमें न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स ऐड करें तो वो 12 हो जाते हैं, तो मास नंबर को 12 लिखेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कोई लिखनी हो, मान लो यूरेनियम जो है वो अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके थोरियम में चेंज होता है, तो मुझे रिएक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा, U92 हो गया एटॉमिक नंबर, 235 हो गया मास नंबर। ये चेंज हो गया इनटू हीलियम,
हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल। हीलियम में होते हैं 2 प्रोटॉन्स एंड 2 + 2, 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स मिला के 4, मास नंबर ऊपर आ जाएगा। और जो थोरियम बना उसका एटॉमिक नंबर 90 है, मास नंबर 231 है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूक्लियस को हम इस चैप्टर में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब आपने न्यूक्लियस को दिखाना है तो ऐसे दिखाना है। हाँ, अगर आप सिर्फ लिख देते हैं Na सोडियम, तो उसका मीनिंग होगा कि आप सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। ओनली Na लिख दिया तो एटम है। अगर आपने इस तरह लिख दिया तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को लिखने का तरीका, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे आप मास नंबर। चलो एक बार जरा सारा कुछ नोट डाउन करेंगे। इसका आंसर आपने मुझे जो टास्क दे रहा हूं वो चैट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, पहले भी डिस्कस हुआ था थोड़ा सा। एक ना बेटा डो यानी आटा गूंदा हुआ है, उसका हमने एक बॉल बनाया बड़े साइज का, जिसका रेडियस था r। अब इसके छोटे बॉल बनाने हैं, इसके छोटे बॉल बनाने हैं, चपाती बनाने जा रहे हैं, और एक बॉल का रेडियस रखना है r/2। तो इस बड़े वाले बॉल को यूज करके छोटे वाले बॉल कितने निकलेंगे? दैट इज अ क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। जब हम चपातीज बनाएंगे ना, छोटे बॉल रोल करेंगे इसके, तो जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो है वॉल्यूम। इधर एक डो का वॉल्यूम सिंगल पीस का, और इधर जितने पीस बनेंगे, मान लो n पीस बने, और एक पीस का वॉल्यूम v डैश है, ये वॉल्यूम बराबर आएगा। लास्ट ईयर भी किया था हमने सरफेस टेंशन वाले जब क्वेश्चन कर रहे थे। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3πr³। तो इसको मैं r³ लिखता हूं, और इधर वॉल्यूम होगा 4/3πr/2 का क्यूब, वो आएगा इतना। 4 3πr³ कैंसल, तो n/8 = 1, यानी n = 8। इसके बनेंगे बेटा 8 बॉल्स ऑफ रेडियस r/2। 8 पीस बनेंगे बेटा। प्लीज टेक केयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत सारे बच्चों ने 8 भी आंसर दिया है, गुड। हाँ, क्यूब क्यूब का तरह बेटा, नवदीप बेटा ठीक है, आपकी बात भी सही है। मैं क्यूब के तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक क्यूब का साइड है a/2, एक क्यूब का साइड है a/2, और एक बड़े क्यूब का साइड है a, तो इस बड़े वाले क्यूब में ऐसे वाले 8 क्यूब फिट हो जाएंगे। कैसे? इधर देखो बेटा, करके दिखाता हूं। छोटा क्यूब जिसका साइड है a/2 साइड है, ऐसे हम 8 इकट्ठे करेंगे तो बड़ा क्यूब बनेगा जिसकी साइड a होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब्स को मिला के ये बड़ा क्यूब बनेगा। तो जिसका साइड क्यूब का है a, उसमें से a/2 साइज के क्यूब निकालने हैं तो 8 निकलेंगे, एग्जैक्टली उसी तरह से। तो यही चीज जो है ना, वो न्यूक्लियाई के लिए भी अप्लाई होती है। न्यूक्लियाई के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। अगर मैं 8 न्यूट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे करूं, 8 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इकट्ठे करें अगर हम, तो लेट अस से जो रेडियस बना वो बना लेट अस से r न्यूक्लियस का। अगर मैं 8 की जगह 64, मैंने इंटू 8 कर दिया इसको, 64 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इकट्ठे करेंगे,
तो जो न्यूक्लियस का रेडियस है, ये वाला नया रेडियस 64 वाला और ये 8 वाला, बेटा ये 2r बनेगा। अगर मैंने मास नंबर को 8 टाइम्स किया ना, मास नंबर को, तो रेडियस सिर्फ डबल हुआ। तो बेसिकली 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। जैसे यहाँ पे 8 छोटे वाले बॉल्स मिला के एक बड़ा बॉल बनता है, उसी तरह से। सो दोबारा बोलता हूं, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और वॉल्यूम जो है उसका रिलेशन सीधा सीधा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, यानी कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के साथ है। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ज्यादा ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली उसी रेशो में बढ़ जाएगा। तो यूं सोचो कि रेडियस का क्यूब मास नंबर के सिंगल पावर पे डिपेंड करता है। रेडियस का क्यूब मास नंबर के सिंगल पावर पे डिपेंड करता है। तो फिर रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? मास नंबर पावर, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रेडियस मास नंबर के कितने पावर पे डिपेंड करेगा? जय का आंसर ठीक है बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी ने आंसर दिया है कि a का पावर 1/3 पे डिपेंडेंस होना चाहिए। तो आपने ये जो मैंने एग्जांपल दिए इनको नहीं नोट डाउन करना। अपना मेन जो क्वेश्चन है वो है कि न्यूक्लियर रेडियस का मास नंबर से क्या रिलेशन है। तो रेडियस जो है वो मास नंबर का पावर 1/3 पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम डिपेंड करेगा ए पे, लेकिन रेडियस डिपेंड करेगी क्यूब रूट ऑफ मास नंबर पे, आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट भी आएगा। वो कांस्टेंट को लिखना आर नॉट, और आर नॉट की जो वैल्यू है वो 1.1 इंटू 10 पावर -15 मीटर। और एक और यूनिट है बेटा लेंथ का, जो न्यूक्लियर साइज के लिए यूज होता है। दैट यूनिट इज फर्मी। 1 फर्मी इक्वल्स 10 पावर -15 मीटर। फर्मी जो है वो 10 पावर -15 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 पावर -15 मीटर को ना आप फर्मी लिख सकते हैं। फर्मी को शॉर्ट में एफएम भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। अच्छा, अब बात रही कि फिर न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो कैसी होनी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, आयरन का पीस चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, चाहे उससे भी बड़ा ले लो, इन सब के वॉल्यूम डिफरेंट है, इन सब की मास भी डिफरेंट है। इसकी मास है लेटर से 50 kg, इसका वॉल्यूम है 0.1 मीटर क्यूब लेटर से, इसकी मास है 5 kg और इसका वॉल्यूम है 0.01 मीटर क्यूब। इसकी मास है 10 kg और इसका वॉल्यूम है 0.05 मीटर क्यूब। लेकिन डेंसिटी सभी की सेम ही है। चाहे 50 को आप 0.1 से डिवाइड कर लो, 500 आएगा। चाहे आप 5 को डिवाइड कर लो वॉल्यूम से, पॉइंट के आगे 2 जीरो आएंगे, 500 आएगा। चाहे आप 10 को डिवाइड कर दो 0.05 से, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100। अच्छा, यहाँ पे 2 आना था, तो ये कैंसिल हो गया बेटा 5 पे, तो अब भी 50 पे, अब भी 500 आएगा। जैसे मर्जी निकालो, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, जैसे मर्जी निकाल लो बेटा। डेंसिटी आयरन की या किसी भी और मटेरियल की सेम रहेगी। उसी तरह से जो न्यूक्लियस है वो एक ही मैटर का बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का।
तो न्यूक्लियस का साइज चाहे जो मर्जी हो जाए, मास नंबर चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बार उसमें सेम मटेरियल भरा हुआ है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो देखते हैं कि क्या डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट रहती है। लेट अस चेक। डेंसिटी होनी चाहिए मास पे वॉल्यूम, और मास निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने सभी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे लिख दिया, और इनमें से एक की मास को भी लिख दिया यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन, और मैंने वॉल्यूम यानी कि 4/3 πr³ से डिवाइड कर दिया। बट जैसा कि आप जानते हैं, r³ करेंगे तो r0 का क्यूब आएगा एक तो, और इसका क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा। अब चेक करो बेटा, a से a तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी मास नंबर डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। वो मैंने आयरन का पीस छोटा लिया, बड़ा लिया, या उससे बड़ा ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयरन की डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो न्यूक्लियस छोटा हो बड़ा हो, उससे न्यूक्लियर डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। चलो ए से ए करते हैं कैंसिल, और इसका करेंगे हम क्यूब। क्यूब करते टाइम 10⁻⁻15 हो जाएगा -45। इसको ऊपर ले जाएंगे और बाकी के नंबर्स को मैनेज करेंगे, तो जो आंसर है उसका सिर्फ ऑर्डर आपने याद करना है, 3 याद करना, ओनली ऑर्डर। न्यूक्लियर डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो है 10⁻17 kg/m³। या अगर मैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्यूब तैयार करूं, इफ आई हैव अ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर जानते हैं ना आप, स्केल पे जो बना होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल पे, 1 सेंटीमीटर का जो साइज है ना, उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। इतना बड़ा अगर मैं एक क्यूब डिजाइन करूं इस साइज का, तो उसका मास होगा 3 × 10⁻11 kg। 3 × 10⁻11 kg, इतने किलो का होगा बेटा वो, इतना छोटा सा पीस, अगर वो न्यूक्लियर मैटर का बना होगा तब। बट जो एटम है ना, उसमें न्यूक्लियस तो इतना सा ही होता है, और एटम का साइज यहां तक होता है जहां तक मैंने आर्क ड्रॉ किया, तो बहुत सारी जगह खाली है। जैसे थर्मोकोल होता है, उसमें मास तो थोड़ा सा ही होता है, जगह उसने बहुत ऑक्यूपाई की होती है, तो काफी जगह खाली होने के कारण आपको ये वाली डेंसिटीज नहीं मिलेंगी एक्चुअल में। ये डेंसिटी सिर्फ एक चीज की होती है पूरे यूनिवर्स में, उनको हम ब्लैक होल्स कहते हैं, उनकी डेंसिटी ऐसी होती है, नो डाउट। ऐसी डेंसिटी होगी तो उनका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत स्ट्रांग होगा, और इतना स्ट्रांग कि वो लाइट को भी यानी फोटॉन्स को भी एस्केप नहीं करने देते, उनको ब्लैक होल्स कहते हैं। खैर, हम तो ब्लैक होल पे कभी जा नहीं पाएंगे, अगर गए तो हमारी बॉडी जो कुछ इस तरह की है, वो ब्लैक होल पे जाके, जैसे बेटा टॉम एंड जेरी शो आता है, उसमें वो ऊपर से रोड रोलर निकल जाए तो वो फोटोकॉपी निकल आती है उसकी, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल वो, उस तरह से हम हो जाएंगे, इतना ज्यादा फोर्स से पुल करेगा हमें ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो हम 3 डायमेंशनल ना रह के 2 डायमेंशनल बन जाएंगे अगर ब्लैक होल पे चले गए तो, बट नहीं जाएंगे। तो ये जो डेंसिटीज है ना इस ऑर्डर की, वो ब्लैक होल्स की होती है। चलो अभी देखने वाली चीज क्या है। नंबर 1, न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर 10⁻17 kg/m³ होता है। नंबर 2, न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, छोटा न्यूक्लियस हो बड़ा हो सबकी डेंसिटी सेम।
और रेडियस जो है वो मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है। चलो एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। और नीचे मैंने लिख दिया है एक्चुअल डेंसिटी ऑफ मैटर जो है, यानी जो हम रूटीन में चीजें एनकाउंटर कर रहे हैं, आयरन है, लेड है, पानी है, उसकी डेंसिटी इस वैल्यू से बहुत कम होगी, क्योंकि एटम में काफी बड़ा स्पेस जो है वो खाली पड़ा है, जैसा कि हमने रदरफोर्ड मॉडल के बाद पढ़ा। तो न्यूक्लियर रेडियस आई टोल्ड प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस हैं। आपकी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 50 पीएमटी 2007 में आया। एल्यूमिनियम का मास नंबर है 27 और उसकी जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 3.6 फर्मी है। तो एक और एलिमेंट है टेल्यूरियम, जिसका मास नंबर है 125। इसका रेडियस कितना होगा? तो पहले एक काम करो, आप अपने आप ट्राई करो। फॉर्मूला यही यूज करना है जो अभी हमने लिखा, इसको यूज करके अपने आप ट्राई करिए। पहले ये जो फॉर्मूला है इसको 2 बार लिखिए। एक बार लिखिए फॉर एल्यूमिनियम, देन राइट फॉर टेल्यूरियम, फिर दोनों को डिवाइड कर देना। डिवाइड करने में ना आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट निकालना नहीं आपने, लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना। एंड सॉल्व। आगे बताइए मुझे क्या आंसर आता है। चलिए, तो रेडियस फॉर एल्यूमिनियम इज 3.6 दिया हुआ था। टेल्यूरियम वाली निकालनी है हमने। आर नॉट तो कैंसिल हो चुका है। पावर 1/3 को ना इकट्ठा लिख दो दोनों का। तो एल्यूमिनियम के लिए मास नंबर 27, टेल्यूरियम के लिए 125। 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। पॉइंट के 0, 6 पे कैंसर, फिर से 6 पे कैंसर। 6 फर्मी करेक्ट आंसर है इसका। चलो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन और हैं, मैथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। और एक अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। स्टार्ट। ओके, तो सभी ने क्वेश्चन 94 भी कर लिया, 82 भी कर लिया। इजी थे, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स। न्यूक्लियाई को कई बार न्यूक्लियाइड्स भी कह देते हैं, मीनिंग सेम है। वो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, उनको बोलेंगे आइसोटोप्स। वैसे आइसो का मीनिंग क्या होता है? आइसोटोप्स में पी सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, यानी ये जो नीचे लिखा था ना जेड का वैल्यू वो सेम रखना है। और बेटा अगर जेड सेम होगा तो फिर वो एटम का नाम भी सेम होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जैसे कार्बन के, यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 ही रहेगा, चाहे कोई भी आइसोटोप हो। एटॉमिक नंबर 92 रहेगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। एक एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235 और एक है 238। ये दोनों यूरेनियम के आइसोटोप्स है, नाम दोनों का सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, जेड का वैल्यू सेम है।
अच्छा, जो मैं बात कर रहा था अभी, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होगा। 62 में से 29 माइनस करो, 32 बचा, 33। 60 में से 27 माइनस किया, यहां भी 33। 33 है बेटा। 59 में से 26 माइनस करोगे, यहां भी डिफरेंस 33 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो बोलना है आइसोटोन्स। और लास्ट टर्म है आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब इस बार ए सेम रखना है बेटा आपने, ऐसे ऐसे याद कर लो। मास नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे नो डाउट, बट उनका जो टोटल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल, वो सेम आएगा। चलो मैं एक्स्ट्रा इंक अब रिमूव कर रहा हूं और बाकी जो लिखा गया है उसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अब नोट डाउन करना है एक क्वेश्चन। Why do atomic masses show deviation from integral values? जैसे मैं नियोन का एग्जांपल लूं, नियोन की एटॉमिक मास को हम 20.2 यूनिट्स, स्मॉल यू, या कई बार AMU लिखा होता है, एटॉमिक मास यूनिट्स। 20.2 क्यों लिखते हैं, ये क्वेश्चन है। 21 या 22 ऐसा आंसर क्यों नहीं आया? 20.2 कैसे आया, यही क्वेश्चन है। एटॉमिक मासेस इंटीग्रल वैल्यू से डिफर कैसे कर जाती हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ये है, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आइसोटोप्स की फॉर्म में, यानी उसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, तो उसकी जो एटॉमिक मास है ना, वो होती है वेटेड एवरेज। अभी बताता हूं क्या मीनिंग है इसका। वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स। सभी आइसोटोप्स की मास का वेटेड एवरेज लेना है, उससे इसकी मास निकलेगी। अब वेटेड का मतलब समझाता हूं आपको। मान लो एक बेटा अपने पास ना क्लासरूम है, उसमें लेट अस से 20 स्टूडेंट्स हैं। मुझे निकालनी है उन स्टूडेंट्स की एवरेज एज। 15 ईयर्स का सिर्फ एक बच्चा है। 16 ईयर एज के अपने पास 17 स्टूडेंट्स हैं, और दो बच्चे फेल हो गए थे, वो 18 साल के हो चुके हैं, दो बच्चे। अगर मुझे क्लास की एवरेज एज निकालनी है तो मुझे करना है 15 इंटू 1, 16 इंटू 17। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 16 है, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। और दो बच्चे ऐसे हैं जिनका एज है 18, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नियोन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास नंबर है 20 और एक का मास नंबर है 22। इनका नेचर में जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसा है कि ये वाला आइसोटोप्स का अक्रेंस ज्यादा है, 20 वाले का 90%, और 22 वाले का सिर्फ 10% है। या मैं रेशो बोलूं तो 9:1 की रेशो में है। तो अगर मुझे लिखना है एटॉमिक मास ऑफ नियोन, तो मुझे
इस वाले का कंट्रीब्यूशन जो है ना, क्योंकि ये 90% था, इसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है और 22 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। डिवाइड बाय टोटल, टोटल जैसे यहाँ पे हमने 20 से डिवाइड किया, यहाँ 9 + 1 10 से डिवाइड कर दो, तो 20 × 9 हो गया 180, इसमें 22 ऐड किए, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये हो गया 202/10 और आंसर आ गया 20.2 एटॉमिक मास यूनिट्स। बस इतना ही करना है। चलिए, होप समझ आ गया होगा। रिपीटिंग, नियोन के दो आइसोटोप्स है, नियोन 20 एंड नियोन 22। इनका नेचर में जो अकरेंस है, ये वाला आइसोटोप 90% मिलता है, सबसे ज्यादा ये मिलता है, इसका अकरेंस सिर्फ 10% है, या रेशो निकालें तो 9:1 की रेशो में अकरेंस है। तो इसका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है और 22 को सिर्फ हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है और टोटल से डिवाइड कर देना है। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, जिसमें जिसका अकरेंस ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो जाएगा एवरेज निकालने में, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। चलिए अब जरा नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन जो कपिल ने पुट किया, क्वेश्चन ये था कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सारे इकट्ठे रहते हैं, तो मान लिया कि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है बट प्रोटॉन पे तो है, तो पॉजिटिव प्रोटॉन और दूसरा पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये भाग जाएंगे ऐसे। तो क्वेश्चन है कि फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होगा। तो +1 में हमने ना 4 फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक इंटरैक्शंस। अब इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा था, याद करो। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। इसको हमने अगर ऑर्डर दिया था 1, तो ये था 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और इससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, यानी 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स होती है अट्रैक्टिव। इसी की प्रॉपर्टीज लिखनी है अभी हमने। कपिल समझ गए होंगे बेटा फिर। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन इकट्ठे रहते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। रिपेल भी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो 30 न्यूटन थी, लेकिन जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो लगेगी बेटा 30 से बहुत बड़ी, माइट बी 1000 न्यूटन। तो वो रोक के रखता है इनको, वो नहीं भागने देगा। तो न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन है, मैंने बताया ना, इसके बाहर कोई कवर तो नहीं होता कि इसको किसी चीज से बांध के रखा हुआ है, या एक बैलून के अंदर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन डाल लें, ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस बन गया। इस तरह से नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये रुका हुआ है अपने दम पे। अपने दम पे मतलब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, वो इसको स्टेबल बनाता है। चलिए, तो अब हमें लिखनी है न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज। ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। तो सबसे पहले ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चार्ज है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फोर्स लगेगा। दैट मीन्स जितने फोर्स से प्रोटॉन प्रोटॉन को खींचता है उतना ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगेगा, सेम फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी लगेगा, चार्ज से इंडिपेंडेंट।
सेकंड, ये फोर्स अप टू सर्टेन डिस्टेंस हाईली अट्रैक्टिव होता है। देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा फिर तो फोर्स नहीं लगता, बहुत दूर होंगे अगर प्रोटॉन प्रोटॉन फिर नहीं लगेगा। एक खास डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस कम हो गया तो ये फोर्स शुरू हो जाता है। बट अगर डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया तो फिर ये फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है। मैंने दोनों को काफी पास में ड्रॉ कर दिया है। व्हाट आई वांटेड टू से, इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। इतने ज्यादा डिस्टेंस पे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे, भाग जाएंगे। बहुत कम डिस्टेंस पे आके ये फोर्स शुरू होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स होगा कम। लेकिन एक खास डिस्टेंस के बाद अगर ये और पास में आ गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस और कम कर दिया, तो फिर ये फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। अभी एक्स्ट्रा वाला हटा रहा हूं। ये ग्राफ है, एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। इसमें एक काम करते हैं, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूं। ये अपनी एक्स एक्सिस है, इधर को है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा है, न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन यहाँ पड़ा है। दूसरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो भी है उसको हम और पास और पास और पास लेके आए अगर, यानी इस डिस्टेंस को कम करते चले जाएं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, वो एनर्जी पहले डिक्रीज होती है, फिर एक जगह जाके वो लोएस्ट हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद ये एनर्जी फिर बढ़नी शुरू हो जाती है और कुछ डिस्टेंस के बाद फिर ये ना पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी देर ये ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में था, उतने पोर्शन में जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है वो रहेगा अट्रैक्टिव। और इसके बाद जब ये स्लोप इसका बेटा हुआ नेगेटिव, यानी ग्राफ ऊपर को चढ़ना शुरू हो गया, तो इस रीजन में फोर्स रहता है रिपल्सिव। और ये यहाँ पे एक डिस्टेंस लिखा हुआ है आर नॉट। आर नॉट वो डिस्टेंस है, उसी तरह जैसे ना एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक सर्कुलर एरिया में छोड़ दूं, तो ये ऑटोमेटिक बेटा बाउंस करने के बाद इधर उधर ऑसिलेट करने के बाद अल्टीमेटली यहाँ आके रुकता है, वहां जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इतना सेट हो जाता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो ये जो आर नॉट है इस डिस्टेंस पे आके प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने सेपरेशन पे आके रुक जाएंगे, इससे और पास नहीं आएंगे। चलिए एक्स्ट्रा इंक हटा रहा हूं। तो ये फोर्स अप टू सर्टेन डिस्टेंस तो रहती है अट्रैक्टिव, इतने डिस्टेंस तक। इससे भी डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। ये ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए। सीबीएसई एग्जाम में बेटा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार क्वेश्चन आया कि ग्राफ ड्रॉ करो। कभी कभी ग्राफ दिया हुआ था, इसमें रीजन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मार्क करो। अगला पॉइंट, ये फोर्स नॉन सेंट्रल इन नेचर है। नॉन सेंट्रल मींस जो फोर्स दोनों बॉडीज के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, जो उसके अलोंग एक्ट करे, उन फोर्सेस को नाम देते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो इन फोर्सेस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सेंट्रल होंगी,
हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन पे इधर को लग रही हो और साथ में जो प्रोटॉन पड़ा है उस पे इधर को लग रही हो। नॉन सेंट्रल इन नेचर। नंबर 4, इन फोर्सेस के लिए, जैसे कि हम कोलंबिक फोर्स के लिए लिखा हमने, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में लिखा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये लॉ इन फोर्सेस के लिए अप्लाई नहीं होता, इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगेगा। नंबर 5, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, जानते हैं आप। ये फोर्स स्पिन डिपेंडेंट है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का भी स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स की तरह। इलेक्ट्रॉन्स की तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का भी स्पिन होता है और ये फोर्स स्पिन पे डिपेंड करती है। इस फोर्स का रेंज बहुत कम है। मैंने बताया था कि अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा 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 हो जाए तो ये ग्राफ जीरो को टच करने वाला हो जाएगा। तो काफी बड़े डिस्टेंस पे ना फोर्स अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, न्यूक्लियर फोर्स हट जाती है। 8th पॉइंट है, दीज फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस। बेटा पहले ये एक थ्योरी प्रपोज की गई कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है थ्रू न्यूक्लियर फोर्स, कारण वो आपस में एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं। उस पार्टिकल का नाम है पाई मेजोन, या कई बार उसको पाईऑन भी कह देते हैं। जैसे बैडमिंटन के कोर्ट में दो प्लेयर्स आपस में कुछ एक्सचेंज करते हैं, शटल, ठीक है, वो उन दोनों प्लेयर्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करती है, उनको ग्राउंड में बनाए रखती है। इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स के पीछे जो रीजन है वो है एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल। उस पार्टिकल का नाम है पाई ऑन, या फिर इसको पूरा नाम लिखना है तो पाई मीजॉन बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में तो पढ़ेंगे बेटा जो बच्चे हायर स्टडीज में जाएंगे। इसके लिए पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, नोन एज पार्टिकल फिजिक्स, उसमें आता है। बट हमने तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी पूरी नहीं पढ़नी, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो दीज आर द पॉइंट्स कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो यूजुअली जो क्वेश्चन आता है वो ना ये ग्राफ पे बेस्ड आता है, तो ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टीज। चलो फिर भी नोट डाउन सारी करनी है, कंप्लीट कर लीजिए।